जैसा कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है और दूसरा मीडियम जो कि एक क्या कह सकते हो आपकी एक शाइनी सरफेस भी हो सकता है और नहीं भी, तो उससे टकरा करके वो फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाए, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने लॉज लास्ट टाइम पढ़े थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट यही था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे सभी सेम प्लेन में होते हैं। नंबर 2 कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल भी दोनों इक्वल होते हैं। आज कुछ पॉइंट्स आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और अच्छे से समझने हैं कि लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो उन पॉइंट्सों में सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता रिफ्लेक्शन के बाद, यानी कि वो चेंज नहीं होती। इस पे पॉइंट नोट करना आपको। रिफ्लेक्शन के दौरान की बात कर रहा हूं मैं। आज मैं आपको ये भी बता दूंगा कि लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, विजिबल लाइट की, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बच्चों नोट करने वाली बात है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग टाइप की होती हैं। उसमें आप विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में जब आप रखते हैं तो उन सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसका ऑर्डर तकरीबन 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक का होता है। पॉइंट टू बी नोटेड जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये भी एक अंदर पॉइंट है। इस बीच फर्स्ट पॉइंट से यहाँ से निकल करके आ रहा है कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कितना होगा, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 4000 से लेकर के 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपके लिए पहली बार आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये ए सिंबल है, इस ए सिंबल को क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं ANGSTROM, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ये लेंथ की स्मॉलर यूनिट के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। प्लीज मेरी बात पे गौर कीजिएगा, 10⁻⁻10 मीटर होता है इसका मतलब। तो ये वेवलेंथ का ऑर्डर है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर है ये, जिसकी वैल्यू 4000 से 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, आप उसको आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब है कि आप उसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसको माइनस मत समझिएगा, कभी आप माइनस समझ लें, ठीक है ना। 4000 से 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग की रेंज उसकी है। तो ऐसे में ये जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है, स्पीड आप लोग सभी जानते भी होंगे, एयर के अंदर, हवा के अंदर, वैक्यूम के अंदर की जो लाइट की जो स्पीड होती है उसको हम c लिखते हैं, स्मॉल c लेटर्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं याद है तो देख लीजिए। और इसकी वैल्यू तकरीबन होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों कि पहले मैंने आपको वेवलेंथ बताया, ठीक। दूसरा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। कहाँ पे, एयर में, एयर वैक्यूम सब आ गए इसमें, ध्यान रखना। एयर में, वैक्यूम में, सब में लाइट की स्पीड यही होती है, क्योंकि एयर में आने से लाइट की स्पीड में ज़्यादा चेंज नहीं होता है। 2.99, जिसको हम राउंड फिगर में 3 ही लेकर के चलते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। तो प्लीज आप देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू c/λ होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये साउंड वाले चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा था, ये वेरी फर्स्ट टाइम नहीं है आपके लिए कि फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। यहाँ सिर्फ एक डिफरेंस आप लोगों के लिए ये है कि यहाँ वेलोसिटी को v से लिखा जाता नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्पेशल सिंबल है c, वो भी कब, एयर के अंदर, वैक्यूम के अंदर। अगर आप ये कहेंगे ना
कि लाइट की वेलोसिटी हवा में वाटर में कितनी होगी, 3 × 10⁸ होगी, तो बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। लाइट की वेलोसिटी हवा वैक्यूम के अंदर तो इतनी होती है 3 × 10⁸, लेकिन अगर आप वाटर की बात करें, आप केरोसिन ऑयल की बात करें, आप ओशियन वाटर की बात करें, आप किसी सॉलिड सरफेस की बात करें, ग्लास की बात करें, तो वहाँ पे लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और वहाँ पे उसका सिंबल C नहीं रहता है, उसे स्टैंडर्ड सिंबल B से ही लिखते हैं। लेकिन स्पेशली वेलोसिटी ऑफ लाइट को C कब लिखा जाता है, जब बात हवा या वैक्यूम की हो रही हो। तो मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये V नहीं है, फ्रीक्वेंसी है न्यू, और आप यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि एक बार 4000 वैल्यू रखो, एक बार 8000, तो आप जो भी वैल्यू निकाल सकते हैं लगभग। मैं आपके सामने अगर रिप्रेजेंट करना भी चाहूँ फ्रीक्वेंसी को, तो अगर मेरे पास 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि एक बार मुझे 4000 रखना पड़ेगा, 4000, तो फ्रीक्वेंसी स्पीड कितना आएगा, 3 × 10⁸, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब 10⁻⁻10 होता है। मेरी बात गौर करिएगा, मैं आपको एक ही फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखा रहा हूँ, दूसरा आप खुद निकाल सकते हैं। अब देखिएगा 3/4 कितना होता है, 0.75 होता है, ठीक है। 3 0 यहाँ है, -10 यहाँ है, -10 और माइनस प्लस के 3 0 -7 आएगा, -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻15 हो जाएगा। तो ये क्या है, हर्ट्ज है, हर्ट्ज। आप सब लोग अच्छे से जानते हैं और आपको जानना भी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट हर्ट्ज होती है। तो ये मैंने जब 4000 वैल्यू रखी है वेवलेंथ की, तब हो जाकर के हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.75 × 10⁻15 हर्ट्ज आ रहा है। तो ओवरऑल मेरा फर्स्ट पॉइंट से कहने का मतलब यही था कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसके दौरान उसके तीनों पैरामीटर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड चेंज नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए दूसरा पॉइंट ये कहता है द एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। यस बच्चों, अगर मैं सीधे सीधे आपको एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का मतलब बताऊं तो प्लीज गौर कीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। इसका मतलब लाइट की ब्राइटनेस से होता है। बच्चों, ब्राइटनेस का मतलब होता है चमक, और आपको मैं बिल्कुल बता देता हूँ कि जब लाइट प्लेन मिरर से टकराती है तो उसके अंदर हमें लाइट की इंटेंसिटी में बेशक चेंज नज़र ना आए, हमें उसकी ब्राइटनेस में कोई अंतर ना लगे, लेकिन वो ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि जैसे ही लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी तो मिरर का सरफेस लाइट के कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने से 100% जितनी एनर्जी, जितनी ब्राइटनेस वाली लाइट मिरर से टकराई थी, टकराने के बाद उतनी % लाइट वापस नहीं जाती, उतनी % ब्राइटनेस की लाइट वापस नहीं जाती। इससे साफ जाहिर होता है, इससे साफ जाहिर होता है क्योंकि ब्राइटनेस को इंटेंसिटी कहते हैं और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आप अच्छे से जानते हैं सभी कि किसी भी वेव में एम्पलीट्यूड का मतलब होता है उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वेव का एम्पलीट्यूड पार्ट तो होगा ही होगा, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। तो दूसरे पॉइंट का मतलब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। बच्चों, तीसरा पॉइंट ये है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होल्ड फॉर बोथ मतलब रेगुलर और इरेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपने आसपास की दुनिया को देख पा रहे हैं तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये हमारी एक सोच को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देता है कि सिर्फ रिफ्लेक्शन मिरर से ही नहीं होता, सिर्फ शाइनी सरफेस से ही हमें जो ऑब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है, जो हमें इमेज दिख रही है, दैट इज रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही बात है। पर आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पा रहे हैं, लेकिन वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। कैसा रिफ्लेक्शन होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। बात समझ में आ गई? एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन रिफ्लेक्शन कैसा भी हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के केस में होल्ड करेगा, ठीक है। और मैं इसको डायग्राम आपको कोई बना के दिखा देता हूँ। और लास्ट पॉइंट ये है कि मिरर कैसा ही हो, प्लेन मिरर हो, प्लेन मिरर मतलब जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है,
और स्फेरिकल मिरर का मतलब कनकेव या कन्वेक्स होता है, जो हमारे व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है। हमारे घर में जो स्पून है, स्पून, नया स्पून आप लेके आते हो तो आपके नए स्पून के अंदर आपको अपनी इमेज दिखाई दे जाएगी, लेकिन आप देखिएगा उस स्पून का दो पार्ट होते हैं, एक ऐसे पार्ट होता है और एक उसका रिवर्स पार्ट होता है, उल्टा। जो चम्मच का उल्टा हिस्सा है वो आपको बता देता हूँ कन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है, और वो जो पार्ट ईटेबल के लिए खाना के काम आता है, ठीक है ना, खाने में जो ये पार्ट हम यूज़ करते हैं, तो वो कनकेव पार्ट है। तो ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है। अब स्फेरिकल क्यों कहा इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में ढंग से पढ़ेंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि इन चारों पॉइंट्स का मतलब क्या है कि प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों तरह के मिरर में फॉलो होता है। तो बच्चों ये बात थी इन चारों पॉइंटों के रिगार्डिंग, ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि हमने बात की थी ज़्यादा शाइनी सरफेस की, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा शाइनी सरफेस के साथ साथ सरफेस स्मूथ भी होता है। शाइनी सरफेस का सरफेस कैसा होता है? शाइनी सरफेस का मतलब स्मूथ सरफेस। और जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो होता है मतलब रफ सरफेस से, क्योंकि आपको पता है कि सब चीज़ें रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रही हैं, लेकिन सभी रिफ्लेक्शन की वजह से आपको अपनी इमेज थोड़ी दिखाई देगी उसमें। जैसे अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर के सामने आपको अपनी इमेज दिखाई दे रही है, तो वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। वो रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर सरफेस है ना स्मूथ होता है, जो शाइनी सरफेस होते हैं ना वो स्मूथ होते हैं। तो ऐसे में अगर आप प्लेन मिरर की बात करते हो, इसका सरफेस स्मूथ है, तो उसमें तो आपको पता ही है कि अगर आपके पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आ रही है, पैरेलल रेज का मतलब बीम ऑफ लाइट पैरेलल है, मान लीजिए 1 2 और 3, ठीक है, ये 3 रेज आपके सामने हैं, रेज इंसिडेंट रे हैं और तीनों में पैरेलल बीम है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि ये पैरेलल आई थी और पैरेलल ही वापस चली जाएगी। तो ये कैसा रिफ्लेक्शन है? ये रिफ्लेक्शन है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन है बच्चों? रेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इसमें सभी यूनिट का जो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपके सामने है कि पैरेलल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन भी उतने एंगल से हो जाएगा जितने एंगल से वो इंसिडेंट हो रहे हैं। लेकिन जब आप डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ डिफ्यूज, क्योंकि डिफ्यूज का मतलब होता है मिल जाना। क्यों? देखिए कैसे, ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस है रफ, और रफ सरफेस को ऐसे दिखाते हैं डायग्राम के लिए। सब सोचिए, ये कैसा सरफेस है? ये है रफ सरफेस, रफ सरफेस है, ठीक है। ये कैसा सरफेस है? ये है स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये स्मूथ सरफेस है तो इसमें क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन, पैरेलल साइड पैरेलल से जाएगी, लेकिन इसमें देखिए क्या होगा, बीम पैरेलल तो आ रही है, पैरेलल तो आई, लेकिन क्या होता है? अब ये देखो, ये इस सरफेस पे यहाँ कर रहे, ये यहाँ पे और ये यहाँ, ठीक है। अब इसका जगह क्या होगा? ये इस तरफ से, ये इस तरफ से, मतलब ऐसे, इसका रिफ्लेक्टेड बात ये, और ये रिफ्लेक्टेड ऐसे। तो मीनिंग आपको क्या दिख रहा है? मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे पॉइंट रख देता हूँ। इन तीनों रेज का नाम बताऊँ 1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो दिस इज 1 डैश, दिस इज 2 डैश एंड दिस इज 3 डैश। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और 1 2 3 क्या है? इंसिडेंट रेज। तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला दोनों में? कि इस रफ सरफेस से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं
के रास्ते में आ रहे हैं, एक दूसरे के रास्ते को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसे बोलते हैं मिल जाना। मिलने का मतलब होता है एक दूसरे से मिलने का मतलब, एक दूसरे में मिलने का मतलब होता है डिफ्यूज हो जाना। इसलिए मैंने इरेगुलर रिफ्लेक्शन को एक और नाम दिया डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, है ना। क्या नाम दिया? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, डायग्राम आपके सामने है क्योंकि सरफेस रफ था। ऐसी बात नहीं है कि लॉ ऑफ इंसिडेंट यहाँ फॉलो नहीं हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन वही वाली बात है कि अकॉर्डिंगली वहां पे नॉर्मल अलग आ जाएगा, ठीक है, यहाँ नॉर्मल अलग हुआ, एंड दैट ऑल। तो आपको बेशक ये लग रहा होगा कि सर सबका एंगल इंसिडेंट सेम होगा, बिल्कुल नहीं। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्शन ये, उसका उतने एंगल से रिफ्लेक्टेड ये और उतने एंगल से रिफ्लेक्टेड ये। पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैंने आपको बोला, ठीक है। चलिए अब एक बात और यहाँ पे, वो ये है कि ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। यहीं पे इसको आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन सीधा था, क्या वर्ड यूज किया मैंने? ग्लांसिंग। कई बार अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं कई बार नॉलेज के बारे में पूछ ले तो फिर कंफ्यूज ना हो। ग्लांसिंग एंगल, आप इंसिडेंस के लिए आएगा तो ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। एक्चुअली में पता क्या होता है, ये आप लोगों को याद हो, मान लीजिए एक रे आप फोकस करो, इस एक रे पे फोकस करो, 3 पे आपने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बताते हुए मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ये बिल्कुल सही बात है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये, मतलब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस पता क्या होता है? इंसिडेंस एंगल, अगर एंगल प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का हो, देखना ध्यान से, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच के एंगल को I1 मैंने नाम दिया, दिस इज ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है, नॉर्मल के साथ नहीं, मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है, दिस इज R1, तो दिस इज ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 90 होता है, 90 में से अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को माइनस करेंगे तो एंगल ऑफ ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। या फिर कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि ग्लांसिंग एंगल दिया हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? नॉर्मल लाइन है, प्लेन मिरर ये 90 डिग्री एंगल पूरा होता है। अब मान लीजिए आपको ग्लांसिंग एंगल 30 दे रखा है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 90 - 30 60, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 60। तो ग्लांसिंग एंगल का मीनिंग मुझे आपको समझाना था। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।